poor circumstances, World War II की वजह से She was a German and a Jewish girl इनको बोलेंगे who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. जब तक मुझे कोई ऐसा फ्रेंड ना मिल जाए जो मेरी डायरी को पढ़ सके, मैं इसको किसी को नहीं पढ़ने दूंगी. बस यही एक ऐसे टीचर है जो मुझसे हमेशा गुस्सा रहते हैं. क्यों गुस्सा रहते हैं? क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और इसकी वजह से मिस्टर कीजिंग मुझे हमेशा पनिशमेंट भी देते रहते हैं. हेलो एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल. आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर बुक फर्स्ट फ्लाइट. ये एक अगेन नॉन फिक्शनल चैप्टर है, मतलब कि कोई स्टोरी नहीं मिलेगी, ये रियल अकाउंट ऑफ स्टोरी है. किसका? एन फ्रैंक का. कौन है एन फ्रैंक? ये अपनी डायरी के लिए फेमस हो गई थी. इन्होंने डायरी लिखी थी बचपन में, जो डायरी इनके पापा ने इनको गिफ्ट की थी. उस डायरी के अंदर इन्होंने काफी कुछ लिखा और एक वर्ल्ड वॉर 2 का डिस्क्रिप्शन लिखा. तो लोगों ने जब इनकी डायरी पढ़ी और वहां देखा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या क्या हुआ था इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, तो उनको बहुत पसंद आई ये डायरी. और इसीलिए इस डायरी को जब पब्लिश किया गया तो काफी मिलियन कॉपीज इसकी सेल आउट हुई और ये फेमस हो गई. इनकी जो डायरी का एक्चुअल था नाम, जिस नाम से ये जानी जाती है, दैट वाज डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ओके, उसका ही एक चैप्टर, मतलब एक एक्सट्रैक्ट आपसे लिया गया है आपके चैप्टर को बनाने के लिए, जिसको हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से जानेंगे. चैप्टर के अंदर हम लोग कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन समझेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे आज के वन शॉट के अंदर. तो चलो करते हैं चैप्टर की शुरुआत. तो देखो, ये जो एन फ्रैंक थी, इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी आपके चैप्टर के अंदर मिलेगी. तो आप बुक ओपन करेंगे, जब इस चैप्टर को ओपन करेंगे तो बिफोर यू रीड सेक्शन में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, जिसमें बताया गया है कि एन फ्रैंक थी कौन, इनकी नेशनैलिटी क्या थी, ये कैसे पहुंची जर्मनी से नीदरलैंड, एम्स्टर्डम में कैसे छुपी, वहां से कैसे इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है. तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. चैप्टर के अंदर इनको आपको वो डायरी भी पढ़ाई जाएगी जो इन्होंने लिखी थी. एक दिन का प्रॉपर अकाउंट आपको पढ़ाया भी जाएगा. ठीक है, ओके. सो जो एन फ्रैंक थी, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 12 जून 1929 से लेके 1945 तक. तो आप खुद ही देख लो कि कितनी छोटी थी जब इनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द पुअर सर्कमस्टांसेस, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से. She was a German and a Jewish girl इनको बोलेंगे who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. तो हुआ क्या था कि इनको एम्स्टर्डम जाके छुपना पड़ा था. जब ये वहां थी तो इनकी फैमिली और इनके फ्रेंड्स साथ में थे. 12-13 साल की थी उस टाइम पर. तब इन्होंने टाइम पास के लिए और जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू राइट, इन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था. और उसमें हर चीज लिखती थी, डेली लाइफ, स्कूल लाइफ, बाहर क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कैसे लड़ाइयां हो रही है, सब कुछ लिखती थी. तो ये तब की बात है जब इन्होंने लिखना शुरू किया. सो ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड, तो जर्मनी ने जब नीदरलैंड पे अटैक किया था तब की बात है. तब इनको एम्स्टर्डम आना पड़ गया था और वहीं पर ये छुप गई थी. एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स. ओके, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी. वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, राइट, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. तो हुआ क्या था, पहले नाजीज ने जर्मनी पे अटैक किया, अपने अंडर में ले लिया, फिर वो लोग कहाँ चले गए, नीदरलैंड भी चले गए. अब नीदरलैंड में ही तो थे ये लोग भी, तो वहां पे फिर इन लोगों को और ज्यादा छुपना पड़ गया. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब कि अत्याचार, परसिक्यूशन मतलब अत्याचार या बहुत बुरा व्यवहार होने लगा था इन लोगों के साथ में, ज्यूइश लोगों के साथ में. और ये खुद एक ज्यूइश थी, राइट. तो इतना खराब इन लोगों के साथ होने लगा था कि इन लोगों को छुपना पड़ा. They went into hiding in July 1942 और इसके बाद ही इन्होंने लिखी थी. तो 2 साल लिखी थी. आई थिंक 1942 से लिखना शुरू की है तो 3 and 4 तक लिख पाई थी. 2 साल लिखी एंड देन she got dead in the hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. अब यहाँ से आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन है बच्चों जो एग्जाम में एक्चुअली आने वाली है, बट आपको पता होना चाहिए कि इनके पापा का एक ऑफिस था ऑटो फ्रैंक्स नाम से. वहां जाके उस बिल्डिंग में ये लोग छुप के रहते थे. वहां पर भी ये लोग पकड़े गए. इन लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था. आफ्टर 2 years in hiding the group was betrayed, है ना, उन लोगों को फिर से पकड़ लिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड. तो लोगों को इकट्ठा करके ले जाया जाता था. वहां पे एन की डेथ हो गई थी टाइफस की वजह से.
है ना, विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर, सिस्टर का नाम है मार्गॉट फ्रैंक। तो इनकी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी, इनकी भी डेथ हो गई थी। और जब इनके पापा ने डायरी को देखा तब उन्होंने सोचा चलो इसको पब्लिश करवा देते हैं। तो इन लोग के साथ में अच्छा नहीं हुआ। लाइफ बहुत छोटी सी रही है एन फ्रैंक की, बट उसमें भी इन्होंने कुछ अच्छा कर दिया लकीली, और ये फेमस हो गई, राइट। तो कुल मिला के जिस्ट क्या है स्लाइड का, एन फ्रैंक की बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी से नीदरलैंड, नीदरलैंड से नीदरलैंड के ही छोटे से शहर एम्स्टर्डम में, मतलब कैपिटल एम्स्टर्डम में अपने पापा के ऑफिस में जाके छुप गए थे ये लोग। वहां भी इन लोगों को चैन से रहने नहीं दिया। 2 साल वहां ऑफिस में छुपे थे और वही इन्होंने राइटिंग करी थी। इतना इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 इन दी बैकग्राउंड। Now, her father Otto, the only survivor of the group, जो ग्रुप था कंसंट्रेशन कैंप का, उसमें सब मर गए थे एक एक करके, बस यही बचे थे इसके पापा। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, फिर ये एम्स्टर्डम जब वापस आए कंसंट्रेशन कैंप से, कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, लोगों को इकट्ठा करके ले जाया जाता था, ऐसा रहता था। सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड, एंड होने के बाद वर्ल्ड वॉर के जब ये लोग वापस आए, he found out that her diary had been saved. उसकी डायरी वहां मिल गई ऑफिस में जहां वो लिखती थी ना, 2 साल उसने उस डायरी को लिखा। Convinced that it was a unique record of World War II. जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इसमें काफी यूनिक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में लिखा गया है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. यही मैंने आपको बताया था, राइट। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इस डायरी को क्या करेंगे, पब्लिश करा देते हैं, नाम रखते हैं डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। किसी को नहीं पता था ये एन फ्रैंक की डायरी है। बाद में जब ये फेमस हो गई तब लोगों को पता चला रही तो एन फ्रैंक के बारे में है, तो उनकी पूरी बायोग्राफी बनी, फिर उनके पापा से आकर उनके बारे में पूछा गया और ज्यादा, तब जाके ये इतना ज्यादा फेमस हो गया। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अप्रैल 1944। ये लो, ठीक है। उसके बाद तुमको कंसंट्रेशन कैंप में ले गए थे, तो डायरी इनको छोड़नी पड़ी थी, और फिर रास्ते में, मतलब जब तक जितने दिन रही फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके अंदर, डायरी के अंदर 2 साल का अकाउंट मिलेगा, कहां से कहां तक का, डेट्स छोड़ दो, बट आप इतना ध्यान रखो 1942 से 1944 तक का 2 साल का अकाउंट आपको इसमें मिलता है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन डच, जर्मनी की थी तो ये डच लैंग्वेज में लिखी थी, और बाद में इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और आप इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, है ना। एंड became one of the world's most widely read book। तो सबसे ज्यादा, बहुत one of those widely read book ये बन गई जिसको लोग पढ़ते हैं। तो ये बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए इनकी डायरी के बारे में, ताकि आप लोग भी थोड़े एंथुजियाज्म के साथ आज इस चैप्टर को पढ़ो। अब आगे हम लोग एन फ्रैंक की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या सोचती थी डायरी लिखने के टाइम पे वो पढ़ेंगे, और फिर उनकी डायरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब तक का हम लोग एक बार समराइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि जो एन फ्रैंक है वो एक ज्यूइश गर्ल है, जर्मनी में रहती थी, वहां से नीदरलैंड शिफ्ट हुई, नीदरलैंड से फिर वो नीदरलैंड में ही एम्स्टर्डम सिटी में अपने पापा के ऑफिस में जाके इन लोगों को छुप के रहना पड़ा था, बिकॉज नाजीज इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और ऑक्यूपेशन कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, राइट। वहां पर इन्होंने डायरी लिखी क्योंकि इनके फादर ने इनको 13th बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था। 2 साल 1942 से 1944 तक इन्होंने उस डायरी को लिखा, बट फिर वहां क्या हुआ, पूरे ही ग्रुप को वहां से उठा लिया गया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। वहां ज्यादा दिन तक एन फ्रैंक रह नहीं पाई और उनकी डेथ हो गई। पूरे ग्रुप में सिर्फ एन फ्रैंक के पापा थे जिनको सर्वाइव कर पाए। जब वो वापस आए अपने ऑफिस में, उन्होंने देखा कि एन फ्रैंक की डायरी पड़ी हुई है। जब उन्होंने उसको पढ़ा, रीड किया, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये काफी यूनिक अकाउंट है वर्ल्ड वॉर 2 का और उनकी राइटिंग का। फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो इसको पब्लिश कराते हैं, और नाम उसका रखा था डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में कि एग्जैक्टली किस तरीके से डायरी लिखना शुरू किया है एन फ्रैंक ने। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये मैं आपको दिखा रही थी मैप एक्चुअली कि नीदरलैंड ये है और ये एम्स्टर्डम है, ये जर्मनी है। तो जर्मनी ने ये सारा कब्जा कर लिया था, है ना, इसी वजह से ये लोग फंस गए थे। बाकी आप हिस्ट्री में आई एम श्योर काफी कुछ पढ़ सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि हिस्ट्री में भी इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 में। There have also been several films, televisions and theatrical productions of her diary and even an opera। opera आपको पता है क्या होता है? जोर की आवाज में जो चिल्लाते हैं ना, ग्लास टूट जाते हैं तो उसको opera बोलते हैं। तो इनकी डायरी के ऊपर ये भी है, based on the diary एन फ्रैंक की। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो नाजीज के टाइम पर
है ना, जर्मनी ने जब अटैक किया उस टाइम पे ज्यूइश लोगों पे क्या अत्याचार होते थे, वो भी इस डायरी में लिखा हुआ है। ऑल्दो आपको तो बहुत फनी चीज पढ़ाई जाएगी, उनका स्कूल डे के बारे में डायरी दिखाई जाएगी, अदरवाइज उनकी जो डायरी फेमस हुई थी वो वर्ल्ड वॉर 2 की प्रॉब्लम्स की वजह से, किस तरीके से एक नॉर्मल ज्यूइश पर्सन या कोई भी नॉर्मल पर्सन पर्सन नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब जो नाजी नाजी लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया था, उनके ऊपर रूल करते थे, तो उनकी कैसी लाइफ थी उसके बारे में जो बताया है वो ज्यादा फेमस हुआ था। तो एक मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, ऐसा लगता है कि उसने लिखा है, बट लिखा किसने, 12 साल की बच्ची ने लिखा है, इसीलिए ये बहुत फेमस हुई थी। तो 12 साल की बच्ची का माइंड मैच्योर एंड इंसाइटफुल कैसे हो सकता है, लेकिन उनकी राइटिंग को पढ़ के आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि किसी 12 साल की बच्ची ने लिखा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। नाउ एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। तो उसको हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं उस इवेंट को ना, जिसमें बहुत लोगों की एक साथ डेथ हुई थी। तो उस सीन की बारे में बताना और सब सिनारियों के बारे में बताना, इनकी बुक बहुत फेमस हो गई थी। तो इनको एक अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनकी डायरी को, इसीलिए ये फेमस है। क्लियर हो गया? यहाँ से अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही लाइट नोट पे होगा। आपको अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, नाजी ऑक्यूपेशन के बारे में, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में, तो आपको लगेगा चैप्टर बहुत ज्यादा ग्रे हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, बहुत सैड एंडिंग होगी एंड ऑल। वैसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि डायरी फेमस क्यों थी, लेकिन जो डायरी है वो बहुत ही फनी है और पूरा चैप्टर ही बहुत लाइट नोट पे स्टार्ट होगा, लाइट नोट पे फिनिश होगा। तो आपको हंसी आएगी बट सैड नहीं फील करोगे, बिकॉज वो वाला पार्ट लिया ही नहीं गया, यहाँ पे फन वाला पार्ट लिया गया है। ठीक है, अब एन फ्रैंक की थिंकिंग यहाँ बताई गई है। वो बोलती है राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक बोलती हैं कि डायरी कौन लिखता है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, राइट। मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपकी कीवर्ड्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए, आंसर लिखने में आपके काम आएंगे। तो बोलती है डायरी इन राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है लिखते टाइम। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये भी लाइन पूरी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि क्यों नहीं लिखती थी वो। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले लिखी नहीं है इसीलिए मुझे अजीब लग रहा है, वो तो है ही, बट ऑल्सो उसके साथ साथ बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई, बाद में ना तो मैं or anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl। तो वो बोल रही है कि मैंने एक तो पहले से लिखी नहीं है, वो तो ठीक है, मुझे समझ आता है, इसीलिए शायद मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि मतलब मेरी राइटिंग को 13-year-old गर्ल की इन डेली एक्टिविटीज, म्यूजिंग्स मतलब डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज, उनको कौन ही पढ़ना चाहेगा, तो मैं क्यों ही डायरी लिखूं। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। तो जब आपका क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू थिंक एंड थॉट दैट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज एक्सरसाइज टू राइट अ डायरी, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट शी नेवर रोट इट and that's why she was feeling hesitated. Also she thought that she is only 13 years old and why would anybody would read the musings of a 13-year-old girl, that is what she thought and that's why she was not interested in writing a diary, इसीलिए उनको नहीं लिखनी थी। ठीक है, बट फिर भी वो लिखती हैं। तो आगे वो बोलती हैं oh well it doesn't matter, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। गेट थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है अपने दिमाग से चीजें निकालना। जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि यार जो भी दिमाग में ना बोल दो, किसी को बोल दो तो तुम हल्का फील करोगे, लाइट फील करोगे, तो उसको इंग्लिश में फ्रेज यूज किया जाता है गेटिंग थिंग्स, गेट ऑल द थिंग्स आउट ऑफ माई चेस्ट। ओके, तो ये बोलती है कि ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना है, अब तो मैं लिखूंगी। ऑल्सो मुझे जरूरत है अपनी दिमाग की चीजें किसी को बोलने की, तो मैं किसको बोलूं, अभी आगे ये भी बताएंगे कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसको बोलूं, तो चलो ठीक है मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो मुझे बाहर निकालना है। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है इस चैप्टर की जिसमें वो बोलती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। वो बोलती है कि पेपर ज्यादा पेशेंस है पेपर के अंदर। पेपर मतलब जब आप राइटिंग करते हो तो पेपर आपकी बातें सुनता है, आपको जो लिखना है लिखिए, जितना रोना है रोइए, जितना हंसना है, जितना ब्रैग करना है, जो करना है करिए। पेपर वोंट से कि बस चुप हो जा भाई, बट पीपल वोंट लिसन टू यू। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाई डज शी से सो,
और डू यू थिंक दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? फिर आप इसमें लंबा चौड़ा अपना आंसर लिख सकते हैं कि बात तो सही है, हम जब किसी को अपने बारे में कुछ बताते हैं तो वो 2 4 5 मिनट में बोर हो जाएगा, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना है ही नहीं कि वो आपकी ज्यादा बात सुन सके, बट पेपर के अंदर पेशेंस है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने मन की कोई बात करना चाहते हैं सो बेटर राइट अ डायरी, डायरी में लिख दो वो सारी चीजें, वही इन्होंने किया। I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, ऐसे करके सैड मूड में, बोर्ड एंड लिस्टलेस समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बहुत ही बोर हो रही हूँ, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा जब डिसाइड किया ना डायरी लिखने का, उस टाइम पे मैं बहुत बोर हो रही थी, डिप्रेस हो रही थी, बोर हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और ना तो ये पता था कि अंदर रहूं या बाहर रहूं। तब की बात है जब वो ऑफिस में बंद थी अपने फादर की, तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, फैमिली मेंबर थे, पापा ने डायरी गिफ्ट की, उन्होंने सोचा चलो इसी पे लिखना शुरू कर दें, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू एट दैट मोमेंट, राइट? नाउ आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, तो मैंने डिसाइड किया जहां हूं वहीं रहती हूँ। आई वाज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने फाइनली क्या डिसाइड किया, पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी। कितना अच्छा लाइन है देखो, बोलती है नोटबुक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरी बोलते हैं। तो बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी डायरी किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन रीड दिस, कोई नहीं पढ़ेगा मेरी डायरी को, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। जब तक मुझे कोई ऐसा फ्रेंड ना मिल जाए जो मेरी डायरी को पढ़ सके, मैं इसको किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। It probably won't make a bit of difference, कि मतलब मेरे को ही लिखनी है डायरी and nobody else would read it। So now I am back to the point that promoted me to keep a diary in first place। I don't have a friend। तो जैसे वो बोलती है ना जब तक कोई फ्रेंड ना मिल जाए, फिर एकदम से बोलती है हाँ यही बात है, पता है मैं डायरी क्यों लिखना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, एक और बात समझाती हूँ ढंग से। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, ये फ्रेज है, आप इसको यूज करा करो जब आपकी बात कोई समझ ना रहा हो ना, जैसे आप मुझे कुछ बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप बोलोगे मैम ओके लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं ढंग से और एक बार और ढंग से समझाता हूँ। तो बोलती ठीक है मैं एक और बात बताती हूँ आपको और अच्छे से समझाती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई नहीं मानेगा कि कोई 13 साल की लड़की कंप्लीटली अलोन है वर्ल्ड में, एंड आई एम नॉट, और मैं अलोन नहीं हूं एक्चुअली। तो व्हाई? बिकॉज आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, 13 फ्रेंड्स है मेरे पास में। आई हैव अ फैमिली ऑल्सो, लविंग आंट्स ऑल्सो, एंड अ गुड होम ऑल्सो। तो मैं अकेली नहीं हूं, बट वन ऑफ ऑन द सरफेस I seem to have everything except my one true friend। सब कुछ है, सबको तो ऐसा लगेगा कि 13-year-old गर्ल है, पूरी फैमिली है इसके साथ में, इतनी सारी फ्रेंड्स हैं इसके पास में, आंटी हैं, अंकल हैं, रिलेटिव्स हैं, बट एक्चुअल में देखो ना मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ में मैं बातें कर सकूं, है ना। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। सो मैं बस ये चाहती हूँ जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ कि मेरे अच्छा सा टाइम स्पेंड हो, और होता है, बट उनमें से कोई एक ऐसी नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूं कि अपने मन का जो भी है उसको बता सकूं, मन की बातें कन्फाइड कर सकूं, सीक्रेट्स बता सकूं ना, कोई भी नहीं है। एंड दैट इज द रीजन आई वांट टू राइट डायरी। तो देखो अभी तक ना बस वो यही डिसाइड कर रही है कि मुझे डायरी लिखनी है कि नहीं लिखनी है, लिखनी है, बट क्यों लिखनी है वो चीज क्लियर कर रही है। तो पहले बोलती है कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है इसीलिए मैं लिख रही हूँ, मैं अकेला फील करती हूँ, कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं अकेली हूँ, बट फिर भी मैं अकेली हूँ और इसीलिए मुझे डायरी लिखनी है। तो एक 13-year-old गर्ल के माइंडसेट से आप इसको रीड करोगे तो आपको रियलाइज होगा, आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो बोलती है कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना उनके साथ में मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती, मतलब बस ऑर्डिनरी थिंग्स कर सकती हूँ, डेली लाइफ, और भाई क्या चल रहा है लाइफ में, तुमने होमवर्क कर लिया, मैंने होमवर्क कर लिया, वो टीचर अच्छी नहीं है, वो टीचर बढ़िया है, तुम कहाँ घूमने जा रहे हो, बस इतनी बातें कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। हम 13-14 फ्रेंड्स जितने भी हैं हम एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है मैं ही ऐसी हूँ कि मैं कन्फाइड नहीं कर सकती, कन्फाइड मतलब अपने सीक्रेट शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा किसी ऐसे पर्सन पे जिसको मैं अपने सीक्रेट्स बता सकूं। तो हम लोग ऑर्डिनरी बातें करते हैं,
और इसीलिए मुझे बड़ा अकेला फील होता है. आई वॉन्ट समबडी जिसको मैं अपने सीक्रेट्स बता सकूं. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर. जो भी है यही है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. कुछ भी चेंज नहीं होना, लाइफ ऐसे ही चलने वाली है जैसी है. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हैड शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी. अब आप इसमें लिख पाएंगे सारी चीजें जितना भी अभी तक मैंने आपको बताया. क्या क्या चीजें थी जो आप इसमें मेंशन करेंगे. आप बोलेंगे कि पहली बात तो शी थॉट दैट आई एम जस्ट 13 years old and who would like to read the musings of a 13-year-old girl. तो कौन ही पढ़ेगा, तो चलो लिख ही लेते हैं. फिर वो बोलती है, आई हैव नो वन इन माई फैमिली द whom I can confide my secrets. Even my friends, I talk to them ordinary things, daily life conversations we do, but I don't share my secrets with them, and that is the main problem, and that's why I want somebody I can confide to, and that is Kitty. Kitty the diary, and I would from today share my secrets with my diary, and that is how she starts writing a diary. लिख देंगे आंसर. बहुत बढ़िया. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, कितने अच्छे से देखो इसको एक्सप्रेस किया है. इसको कहते हैं प्रोज राइटिंग. सीधी सी लाइन को भी थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखना. तो बोलती है कि एक जो मेरी डायरी है ना, उसकी इमेज को अच्छा सा बनाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि पॉइंट्स लिखूं, जॉट डाउन करूं. जॉट डाउन करना मतलब एक्चुअली चीजों को इकट्ठा करके लिखना. तो बोलती है मैं वैसे नहीं लिखूंगी, बट आई वॉन्ट अ डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं तो जैसे फ्रेंड से बातें कर रही हूँ ना वैसे लिखूंगी. ऑफकोर्स डायरी लिखने का तरीका यही होता है. आप डायरी जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे आप नॉर्मल किसी से बातें कर रहे हैं. तो बोलती है मैं ना इससे बातें करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको किटी बोलूंगी. तो मेरी फ्रेंड किटी, और किटी को अब मैं डायरी लिखूंगी. नाउ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, अब ये बड़ी कॉन्फिडेंट है. देखो बोल रही है कि कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं समझेगा मैं किटी से क्या बोल रही हूँ. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, I would rather provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो बोलती है कि मैं सब बताऊंगी अपने बारे में, क्योंकि मेरी राइटिंग को कोई समझेगा ही नहीं और कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैंने क्या लिखा है. तो हाँ, मैं अभी सब कुछ शेयर करूंगी. माई फादर द मोस्ट. अब यहाँ से वो अपनी फैमिली के बारे में बताना शुरू करेंगे. इसमें किस किसकी क्या क्या चीजें हुई. इतनी श्योर है कि कोई नहीं पढ़ेगा, और आप सरप्राइज हो जाते हैं ये सुनकर कि पूरे वर्ल्ड ने इनकी डायरी को पढ़ा है ना. और इनको लगता था कि कोई नहीं पढ़ेगा, नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, कोई नहीं सुनेगा मैं किटी से क्या क्या बोल रही हूँ. फिर अपनी फैमिली के बारे में यहाँ से ये बताना शुरू करती है. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. तो दोनों की शादी कब हुई यहाँ पे लिखा है. अच्छा, यहाँ से कुछ तो आपके पास में फैक्ट्स रहेंगे डेट वाइज, तो आप उनको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में. ठीक है. जैसे कि उनके फादर और मदर ने शादी कब करी, जब इनके फादर 36 के थे और मदर 25 की थी. ठीक है, ये बता रहे हैं. उसके बाद क्या हुआ, फिर इनकी सिस्टर हुई मार्गरेट. शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. तो यहाँ से डेट्स शुरू हो जाएंगी, और यहाँ से लेके 1945 तक जब तक इनकी डेथ हुई है वहां तक की डेट्स को हम लोग काउंट करेंगे. तो इनकी सिस्टर की बर्थ कब हुआ, 1926 में. लिख लो, आपको क्रोनोलॉजी बनाने में हेल्प होगी. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. तो 26 के बाद इनकी बर्थ होती है 29 में. ठीक है. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4. माय फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. फिर इनके फादर हॉलैंड चले गए 1933 में. लिखते जाओ. इनकी मार्गरेट की बर्थ लिखो, बर्थ डेट लिखो, डेट मत लिखो, खाली ईयर लिख लो. उसके बाद में एन फ्रैंक की डेट ऑफ बर्थ लिखो. उसके बाद में इनके फादर जो माइग्रेट हुए हैं, एमिग्रेंट हुए हैं हॉलैंड में, वो लिखो 1933. उसके बाद में माय मदर एडिथ फ्रैंक वेंट with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Essen to stay with our grandmother. तो इनके जो फादर एंड मदर है वो जॉब ढूंढने के लिए हॉलैंड चले गए थे, और ये लोग एशन चले गए थे, जगह का नाम है, अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए. 1933 तक अभी हमने लिखा है. ठीक है. अच्छा, Margot went to Holland in December and I followed in February. बाद में ये दोनों भी चले जाते हैं. फिर when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो अभी यहाँ पे बोला है कि पहले मार्गोट चली गई वहां पे, और बाद में इनको भी सरप्राइज देने के लिए हॉलैंड बुला लिया गया था. तो उसकी मार्गोट की बर्थडे पे ये वहां पहुंच गई थी सरप्राइजिंगली, है ना. तो यहाँ लिखा हुआ है बर्थडे प्रेजेंट के नाम पे मैं चली गई थी मार्गोट को सरप्राइज करने के लिए. तो ये सब लोग अब हॉलैंड में रह रहे हैं. क्लियर हो गया.
ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, इनकी स्कूलिंग शुरू हो गई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, तो 6 साल तक ये वहां रही हैं। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास। इन द सिक्स्थ फॉर्म, सिक्स्थ क्लास, फॉर्म का मतलब हो गया क्लास, माई टीचर वॉज मिस्टर Coopers, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो बोल रही है कि 6 क्लास तक मैं अपने टीचर के साथ में थी और जब हम लोगों को जाना था, डिपार्ट होना था, तो मैं बहुत रोई थी। ठीक। नाउ इन समर 1941, अब 1941 का टाइम आ गया। ग्रैंडमा फेल इल, इनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है। सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरी बर्थडे उस टाइम पे नहीं मनाई गई थी क्योंकि तभी ग्रैंडमा की डेथ हुई। ग्रैंडमा डाई इन जनवरी 1942, 41 में मत लिखो, 42 लिखो डायरेक्टली। तो ये ग्रैंड मदर की डेथ कब हुई है? 42 में हुई है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, तो बोलती है मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी ग्रैंड मदर को। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वाला, ये तो खुद ही 45 तक है ना, 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। तो बोलते हैं कि मैंने अपनी कैंडल्स के साथ में ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई थी अपनी 1942 के बर्थडे पे। ठीक है। The four of us are still doing well। 4 में कौन कौन आ गई? फादर, मदर, मार्गोट एंड ये। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट, और अब आ जाती है हमारी प्रेजेंट डेट 1942 की, जून की, जहां पे आज ही हमें डायरी पढ़ाएंगी अपनी। एंड दैट द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यहां से मेरी डायरी स्टार्ट होती है। तो ये सारा बैकग्राउंड था कहां तक का? जून 20 1942 तक का। तो 1942 से अब इनकी हम एक डायरी पढ़ेंगे 20 जून की। ठीक है। तो 20 जून से पहले पहले क्या हुआ इन्होंने हमें जस्ट ब्रीफ में चैप्टर में बता दिया है। 20 जून की डायरी पढ़ते हैं, देखते हैं 20 जून की डायरी में क्या लिखती है। बोलती है डियरेस्ट किटी, यहाँ से लिखना शुरू किया स्कूल के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि पूरा जो चैप्टर है ना वो बहुत ही नॉर्मल फन लविंग होने वाला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे अत्याचार हुए, कैसे उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, वो कुछ भी नहीं है। बहुत लाइट नोट पे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब ये अपनी 20 जून 1942 राइट, उस दिन की डायरी है। तो आप लोगों को यहाँ पे डायरी का फॉर्मेट भी बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता होता है। हम यहाँ डेट लिखते हैं, ईयर तो डायरी के आगे लिख दिया जाता है, तो हम ईयर नहीं लिखते, सीधे सीधे 20 जून लिख देंगे। ठीक है। तो 20 जून का इनका डायरी है। फिर आप चाहें तो उसी लाइन पे या नीचे लाइन पे उसका डे भी लिख सकते हैं, जो भी डेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हमें नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे। और फिर नीचे से आपकी डियर डायरी शुरू हो जाती है। तो डियर डायरी लिखते हैं, इन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी क्योंकि उनको अपनी डायरी का नाम पता है। जनरली हमारे पास नाम नहीं होता तो हम डियर डायरी लिखते हैं, कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन से अपना लिखना शुरू कर देते हैं। ये बोलती है अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, द रीजन ऑफ द कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back। तो बोलती है कि हम सब लोग ना बहुत ही डरे हुए हैं आज क्योंकि हमें आज प्रमोशन मिलने वाला है। Why? Because the teacher forthcoming meeting जो होने वाली है in which teacher decides, टीचर डिसाइड करती है who will move up, मतलब किसकी क्लास प्रमोट होगी। अगर ये 6 में है तो 7th में कौन जाएगा और कौन नेक्स्ट फॉर्म, मतलब नेक्स्ट क्लास। फॉर्म हमें हमेशा क्लास होगा। ठीक है। क्योंकि डच लैंग्वेज में है ना तो वहां क्लास को फॉर्म बोलते हैं। एंड हु विल बी केप्ट बैक, मतलब कौन इसी साल पास होगा कौन पास नहीं होगा, बेसिकली ये लिखा हुआ है। हाउ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बैच, हर कोई ना गेस कर रहा है ये पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी, नहीं होगी, होगी। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। तो जीएन इनकी फ्रेंड का नाम है, बोलते हैं हम ना हमारे पीछे ना 2 बॉयज हैं, हम ना उन पे हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स उनके नाम है। who have staked their entire holiday saving on their bet। तो वो बोलती है कि वो दोनों के दोनों पास नहीं होंगे हमें ऐसा लगता है। एंड they have entire holiday, वो बस यही करते रहते हैं मस्ती एंड ऑल, एंड हमें नहीं लगता कि वो पास होंगे इस बार। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स योर गोइंग टू पास और नॉट वाली बातें हम लोगों की चल रही थी। मॉर्निंग से नाइट तक हम यही कर रहे थे। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। Even G's pleading glance and my angry outburst can't calm them down। मतलब वो दोनों आपस में बेट लगा रहे हैं कि तू पास होगा, तू पास नहीं होगा, है ना। They what are they doing? Entire holiday वो खुद ही एक दूसरे के ऊपर गैस कर रहे हैं तू पास होगा कि नहीं होगा। हम लोग उनको बोल भी रहे हैं इतनी बहसबाजी मत करो, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा। एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back।
तो बोलते कि मेरी क्लास में ना सब लोग डमी है। डमी मतलब कि वही बस स्कूल जाना पढ़ना और कुछ नहीं आता, कुछ भी को करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे नहीं है ये लोग। तो मेरे हिसाब से तो आधी से ज्यादा क्लास मेरी फेल हो जाने वाली है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है आपके लिए और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो ऐसा क्यों कहती हैं। तो एन फ्रैंक बोलती है कि वैसे तो मेरी पूरी क्लास फेल हो जानी चाहिए, आधी से ज्यादा, क्वार्टर ऑफ द क्लास, 1/4, लेकिन टीचर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, कुछ नहीं कह सकते टीचर के बारे में, वो किसको पास करेगी किसको फेल करेगी इन्हीं को पता है। तो एक बच्चे के माइंडसेट से ये ऐसा बोल रही है कि पता नहीं कि कौन पास है और कौन फेल है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। गर्लफ्रेंड्स, उनकी फ्रेंड्स, और वो बोलती है हम तो पास हो जाएंगे, we'll make it, we will make it. The only subject I'm not sure about is math. बस एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे नहीं पता मेरे नंबर कैसे आएंगे, वो है मैथ। Anyway, we all can do is wait. बस हम वेट कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart. दिल मत छुटा करो, सबका साथ अच्छा होगा, सब लोग प्रमोट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी यहाँ तक अगर मैं समराइज करूँ तो हमने बस यही देखा है कि जो एनी फ्रैंक अपने स्कूल में है और स्कूल की बातें चल रही हैं, प्रमोशन होने वाला है बच्चों का, मतलब कि दूसरी क्लास में जाने वाले हैं। एवरीबडी इज गेसिंग कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कुछ नाम इन्होंने लिया, बोले कि वो भी एक दूसरे के गेस कर रहे थे, लड़ाइयां चल रही हैं और इनके हिसाब से इनकी फ्रेंड्स तो पास हो जाएंगे और ये भी पास हो जाएंगी, मैथ में नंबर कम आएंगे, बट बाकी की क्लास बेकार है। बट टीचर्स का कुछ कह नहीं सकते, मे बी टीचर्स इनको पास कर दें, मे बी टीचर्स इनको पास ना करें। अब क्या हुआ, रिजल्ट वगैरह की कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, टॉपिक चेंज हो जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। बोलती है कि मैं अपनी टीचर्स के साथ बड़ा मजा करती हूँ। गेटिंग अलॉन्ग इटसेल्फ इज अ प्रेज, है ना। तो गेटिंग अलॉन्ग का मतलब या गेटिंग वेल का मतलब हो गया अच्छे से मस्त बातें करना, गेट अलॉन्ग। तो बोलते हैं मेरे टीचर्स के साथ मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 फ्रेंड टीचर्स हैं मेरी, 7 men and 2 women। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचेस मैथ। तो बोलते हैं एक टीचर है उनका नाम है मिस्टर कीजिंग और थोड़े ओल्ड फैशन है। ओल्ड फॉगे मतलब ओल्ड फैशन, हु टीचेस मैथ और वही मैथ पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। बस यही एक ऐसे टीचर है जो मुझसे हमेशा गुस्सा रहते हैं। क्यों गुस्सा रहते हैं? क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ और इसकी वजह से मिस्टर कीजिंग मुझे हमेशा पनिशमेंट भी देते रहते हैं। तो आपने देखा कितना लाइट नोट पे चीजें चल रही है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है, नॉर्मल बातें चल रही है स्कूल की, बच्चों की, टीचर्स की। तो आप बोलती है कि मिस्टर कीजिंग, और पूरा जो बाकी का चैप्टर है मिस्टर कीजिंग और उनके पनिशमेंट में निकल जाने वाला है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो क्या हुआ, वो मुझे बार बार बोलते हैं एन फ्रैंक डोंट टॉक, एन फ्रैंक डोंट टॉक, मैं मानती नहीं हूँ। तो फाइनली उन्होंने क्या किया है, मुझे एक होमवर्क असाइन कर दिया है, मतलब कि एक्स्ट्रा पनिशमेंट, पनिशमेंट के नाम पे एक्स्ट्रा होमवर्क। बोला है एक ऐसे लिख के आइए चैटर बॉक्स के ऊपर। अब चैटर बॉक्स क्या हो गया, वो जो ज्यादा बातें करता है। तो एक तरीके से उनको फन वे में एक चैटर बॉक्स के नाम से ऐसे लिखने को बोल दिया। एन फ्रैंक क्या करेंगी, लिखेंगी a chatterbox. What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो जब मुझे मिस्टर कीजिंग ने बोला, पनिशमेंट दी, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा पॉइंट। उन्होंने बोला लिखो, इसके ऊपर ऐसे लिखे लाना। ये सोच रही हैं कि मैं क्या लिखूंगी। बोली चलो ठीक है, घर जाके देखेंगे, अभी चुप रहने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज पता चला और ज्यादा पनिशमेंट मिल जाए। दैट इवनिंग, उस इवनिंग जब ये घर आई, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना होमवर्क जो दिया है स्कूल का वो मैंने फिनिश किया। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, कॉट माई आई, एकदम से मेरी नजर पड़ी, अरे बाप रे, एक्स्ट्रा ऐसे भी तो लिखना है जो मुझे एज अ पनिशमेंट मिला था। इन्होंने लिखा और काफी लंबा लिखा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन की टिप को च्यू करते हुए इन्होंने सोचा क्या लिखूं क्या लिखूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन मतलब लिखते जाना या किसी चीज के बारे में बोलते जाना। एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो कोई भी अगर किसी को कुछ ऐसा मिलेगा तो वो क्या करेगा, लिखेगा, कोशिश करेगा, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी लिखेगा, है ना, और बिग स्पेसेस छोड़ेगा ताकि बड़ा ऐसे लिखे। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट। बट मैं ऐसे नहीं करने वाली थी, मुझे ये थोड़ी था कि कुछ भी लिख दूंगी और बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ दूंगी ताकि लगे कि ऐसे लिख गया ना। वट आई वुड डू इज आई वुड राइट कन्विंसिंग पॉइंट्स, ताकि मिस्टर कीजिंग को कन्विंस कर सकूं कि मैं क्यों बोलती हूँ इतना। तो मैंने ऐसे को एज अ सीरियस नोट लिया कि मैं अब इन्हें बताऊंगी कि मैं क्यों जोर से बोलती हूँ या ज्यादा बोलती हूँ। सो इन्होंने क्या किया, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग,
I thought and suddenly I had an idea. इन्होंने बहुत सोचा, इनके पास एक आइडिया आ गया कि इनको ऐसे में क्या लिखना है. I wrote the 3 pages. मैंने 3 पेज का ऐसे लिखा. तो पहले ये बोल रही थी ना, कोई तो रैम्बल ऑन करेगा, मतलब कुछ भी लिख देगा टाइम पास करने के लिए, बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ देगा. इन्होंने वैल्यूएबल पॉइंट्स लिखे, कितना, 3 पेजेस के. मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी द ऐसे, और उसके ऊपर मैंने 3 पेजेस लिखे एंड वाज सेटिस्फाइड. मुझे लगा हाँ आज मैंने ऐसे पूरा लिख दिया है, अब मैं मिस्टर कीजिंग को पढ़ाऊंगी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड. देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइनें शुरू होगी. वो बोलती है कि मैंने मिस्टर कीजिंग को ऐसे में लिख के दिया दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड. टॉकिंग क्या होती है, स्टूडेंट की विशेषता, क्वालिटी होती है. अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा काम है बोलना, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, नई नई चीजें सीख रही हूँ तो उनको बोलूंगी भी. तो बोलते हैं टॉकिंग तो स्टूडेंट्स का ट्रेट है सर, हमको तो बोलने की आदत होती है. एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बोलूं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. पर मेरी हैबिट खत्म तो नहीं होगी. देखो, क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मेरी हैबिट खत्म नहीं होगी सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि मेरी मदर बहुत बोलती है. एंड एज आई डिड इफ नॉट मोर देन देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. बोलती है ये तो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, मम्मी से लिया है, मम्मी इतना बोलती है तो मैं भी इतना बोलती हूँ, अब मैं इसमें क्या करूँ. ठीक है सर, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, बट मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. आई विल जस्ट ट्राई माई बेस्ट. फिर बोलते हैं फिर Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो बोलते हैं कि मैंने ऐसे लिखा है ना, 3 पेज का, आर्ग्यूमेंट भी दिए. 2 आर्ग्यूमेंट उसके फेमस थे. आर्ग्यूमेंट नंबर 1, स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है बोलना. आर्ग्यूमेंट नंबर 2, बिकॉज माई मदर talks a lot and it's an inherited quality, so I would talk and I will try to control it, but I can't guarantee that I won't talk. ऐसे करके ये बोल देती हैं. ठीक है, अब इस बात पे मिस्टर कीजिंग हंसते हैं, लेकिन जब ये फिर से क्लास में बात करती है तो इनको एक और ऐसे दे देते हैं, बोला एक और लिखो. तो इनको एक और पनिशमेंट मिल जाती है. अब इनका जो टाइटल था वो था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. तो एक तरीके से इनके ऊपर सटायर हो गया. मिस्टर कीजिंग चाहते थे कि ये इनकी बात माने और चुप हो जाए. अब ऐसा पर्सन जिसको कभी आप राइट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते और कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole classes. तो बोलती है उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को दिया, मैंने फिर से एक और ऐसे लिखा. अब 2 क्लासेस तक मिस्टर कीजिंग ने मुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ये मानेगी नहीं, ये तो बातें करेगी. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. पर तीसरे दिन की क्लास और फिर से मैं बातें कर रही थी. मिस्टर कीजिंग को गुस्सा आया. And friend, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox. तो अब बोलते हैं एंड फ्रैंक, अब ना तुम एक और ऐसे लिखो, तुमको मैं रोज ऐसे ही ऐसे दूंगा. इस बार टाइटल क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. ठीक है. द क्लास जोर जोर से हंसी इस टॉपिक के ऊपर. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी तो आ रही थी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatter boxes. तो बोलते हैं कि मैंने तो अपने सारे थॉट्स लिख दिए थे ऑलरेडी चैटर बॉक्स के ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं और क्या लिखूंगी, बट ठीक है, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. कुछ और इनोवेटिव करते हैं, समथिंग ओरिजिनल. अब हम कुछ और ओरिजिनल लिखेंगे. तो एक और ऐसे लिखने को मिला कि क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, पोम लिख देंगे. माई फ्रेंड सेंड who's good at poetry offered to help me while with the essay writing from beginning to end in words and I jumped for joy. तो बोलते मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, उसको पोइट्री बहुत पसंद थी, कि हम इस बार का जो ऐसे ना वो वर्ड्स में लिखेंगे. वर्ड्स क्या होता है, पोइट्री का ही दूसरा नाम है. वर्ड्स मतलब राइम्स के साथ. तो बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं ना पोइट्री लिखूंगी, पोम लिखूंगी, ऐसे नहीं लिखूंगी. और ये बड़ी खुश हो जाती है, अपनी फ्रेंड के साथ में पूरी पोम लिखती है. किसके ऊपर, क्वैक 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 said the chatterbox. ठीक है. So Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. तो बोली कि मिस्टर कीजिंग ने ना मुझे इसीलिए दिया था टॉपिक क्योंकि वो मेरे ऊपर फन करना चाहते थे, जोक की तरह दिया था. बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम. लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जोक मेरे ऊपर नहीं उनके ऊपर चला जाए. जब मैं इसको पढ़ूं तो क्लास उनके ऊपर हंसे कि ये मुझे क्या टॉपिक दिया था. तो ये बहुत स्मार्ट थी और इन्होंने बड़े स्मार्टली इसको लिखा. आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. अच्छे से इन्होंने पोम लिखी. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. तो इनकी जो पोम थी इस बार वो किसके ऊपर थी, डक एंड स्वान के ऊपर थी. तो उनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स 3 थे. ठीक है. तो यहाँ लिखा हुआ है
फादर स्वान थे एंड 3 बेबीज डकलिंग्स थे हु वर बिटन टू डेथ, उनकी डेथ कर दी गई थी बाइट कर करके बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, राइट। लकीली मिस्टर गीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उन्होंने टॉपिक दिया था तो उन्हें था कि मैं एज अ जोक इसको दे रहा हूँ और अब मान नहीं रही है ना, तो चल तू जितनी चालू है मैं तेरे को ऐसे ही टॉपिक दूंगा। तो उन्होंने उसके ऊपर भी एक जोक बना दी मिस्टर कीजिंग के ऊपर। तो अगर आप इस जोक को समझेंगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि मैं तो बेचारी डकलिंग हूँ और मैं बातें करती हूँ, लेकिन लोग मुझे ऑलमोस्ट पनिश करते रहते हैं ऑन द टाइम बाइट करने के नाम पे। मतलब बेसिकली जैसे डकलिंग्स की डेथ होगी ऐसे एक दिन मेरी भी डेथ हो जानी है, क्योंकि आप लोग मान ही नहीं रहे हो। मैं तो बस क्वैक क्वैक करती हूँ, डकलिंग्स का काम है क्वैक क्वैक करना, मेरा काम है बातें करना। तो उनको क्यों उनकी क्यों डेथ कर देगी क्वैक क्वैक की वजह से, तो मुझे क्यों पनिशमेंट मिलती है ये करने की वजह से। तो एक तरीके से मिस्टर गीजिंग इसको एज अ जोक सच में ले लेते हैं और वो हंस जाते हैं, अदरवाइज उसको लगा था आज मेरी कहीं डांट ना पड़ जाए। ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अच्छे अच्छे से वो कमेंट्स डालती हैं और उसको पढ़ती हैं, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और भी क्लासेस में उन्हें बुलाया जाता है इस पोम को पढ़ने के लिए। सिंस देन आई हैव नेवर बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो तब से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मैं खूब बातें करती हूँ क्लास में और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता, क्योंकि मिस्टर गीजिंग को समझ आ गया है कि अगर हम इसको होमवर्क देंगे उसके ऊपर भी कोई जोक बना लाएगी और फिर से हमें परेशान करेगी। तो अब मैं बातें क्लास में कर सकती हूँ। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और मिस्टर कीजिंग भी अब थोड़े लाइट हो गए हैं, पहले थोड़े से ओल्ड फैशन थे, अब वो भी स्मार्ट हो गए हैं और हम लोग बहुत फन करते हैं। योर्स एंड लास्ट हो जाता है इनकी डायरी का। तो डायरी में स्कूल डे के बारे में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये फन करती है अपने टीचर्स के साथ में। तो बहुत ही लाइटर नोट पे डायरी थी, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर जो आपको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा सैडनेस के बारे में बताए। हाँ, इंट्रोडक्शन में हमको बताया गया है, बाद में ये जो डायरी वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो डायरी के अंदर कुछ क्वेश्चंस मतलब इनसे रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे उनके तीनों एसेस के नाम लिख के दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे इनके जो 3 एसेस जो इनको मिले थे उनके नाम क्या थे, ठीक है। हाउ डज शी कन्विंस मिस्टर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग को कन्विंस कैसे करती है ये, दैट आई विल टॉक ओनली, मैं टॉक ही करूंगी। तो वो आप बताओ मिस्टर कीजिंग को कैसे कन्विंस करती हैं। मिस्टर कीजिंग इनको जो पनिशमेंट देते हैं वो करेक्ट थी या नहीं थी, इसके ऊपर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन दिखाया गया है यहाँ पे ये कैसा है, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। व्हाई डिडंट शी वांट टू राइट अ डायरी इन द स्टार्टिंग, क्यों लिखना नहीं चाहती थी, वो भी आ जाता है। फिर ये लिखना कैसे शुरू की, वो भी आ जाता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं। आप लोग करना प्रैक्टिस लिखना, और कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।